हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रेड क्लिफ लाइन के बारे में। रेड क्लिफ लाइन को पढ़ने से पहले हम लोग को उसका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। क्या क्या कंसेप्ट्स हैं रेड क्लिफ लाइन को ड्रॉ करने के पीछे, उसके लेंथ कितने हैं। अगर ये जानते हैं उसके बावजूद भी देखिए, क्योंकि इसके अंदर में बहुत नया नया कंसेप्ट आपको मिलेगा। ओवरऑल कह सकते हैं इसका बैकग्राउंड पूरा आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल ये रेड क्लिफ लाइन एक्चुअल किसके नाम पे है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट इधर उधर का बात किए हुए। मैंने क्या किया, रेड क्लिफ लाइन को बढ़ने के लिए इसको 5 नंबर पॉइंट्स पे रखा। उसके पहले हम लोग को समझ लेना चाहिए कि आप माउंट बेटन के बारे में जानते होंगे। वह माउंट बेटन क्या थे? एक नेवी ऑफिसर थे, ठीक है। नेवी ऑफिसर थे किसका? ब्रिटिश इंडिया का, है ना। और साथ में यह फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे। ये गवर्नर इंडिया का फर्स्ट गवर्नर भी रहे हैं। कौन सा? माउंट बेटन। इनका इंपॉर्टेंस क्या है? पार्टीशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्हीं का था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से इनको भेजा गया था, लॉर्ड माउंट बेटन। इनका लॉर्ड, आप नाम सुने होंगे, लॉर्ड माउंट बेटन। तो ये हो गया माउंट बेटन। इन्होंने, आपको पता है कि इंडिया, है ना, और पाक के बीच में फाइट चल रहा था, जिसमें इंडिया का पार्टी था इंडियन नेशनल कांग्रेस, और पाकिस्तान का जो मांग करने वाला था वो था मुस्लिम लीग, ठीक है। पहला चीज, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस था, पूरे इंडिया को अखंड भारत बनाने का प्रयास करता था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें मेंबर हम लोग कहें, सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर हम लोग कहते हैं तो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी। दूसरा नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा नंबर बुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब प्रोडक्ट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। अब देखना बुआ, मुस्लिम लीग का जो मेन जो था, आपको याद रखना होगा, मोहम्मद जिन्ना, डबल एन ए होता है, जिन्ना, JINNAH, जिन्ना। ये मुस्लिम लीग का बुआ एक क्या था, संस्थापक कह सकते हैं, या इसको हम लोग फाउंडर कह सकते हैं। जो इसका डायरेक्टर था मुस्लिम लीग का, ये इंडिया को बंटवारा करने का सबसे ज़्यादा ये जो हाथ रहा है, पाकिस्तान बनाने का, मोहम्मद जिन्ना का ही रहा है, ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी को यहाँ से हटा दिया कि जब इंडिया का पार्टीशन शुरू हुआ, पार्टीशन इंडिया का शुरू हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे, बुआ अगेंस्ट थे, ठीक है। तो इनको हटा दीजिए। बात आई ये दो आदमी का, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद ये आपको समझ में आ गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और इधर से मुस्लिम लीग, इसी दो पार्टी के बीच में फाइट चल रहा था, क्या? इंडिया को बंटवारा करने में। और उस किससे चल रहा था बुआ? तो यहाँ पे याद रखेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है। पहले तो आप ये क्लियर हो चुका होगा कि बंटवारा जो हुआ, पहले शुरू जो फाइट, जो भी स्ट्रगल चला पाकिस्तान का, वहाँ पे कोई मांग नहीं था। 1941 के आसपास ज़्यादा मांग उठने लगा, और फाइनली 1947 में ये डिवाइड हो गया। आई होप इतना बात आपको समझ में आ रहा हो। चलिए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग को आपको समझ में, इसका मतलब जो उस समय का जो मेन पार्टी हुआ करता था वो समझ में आ गया, और मेन मेंबर किसके बीच में ये सब चीज़ चल रहा था, ये फाइट वगैरह चल रहा था, वो आपको समझ में आ गया। तो मुझे याद रखने हैं कांग्रेस को और दूसरा मुस्लिम लीग को, ठीक है। मुस्लिम लीग ये होता है, ठीक है, मुस्लिम लीग को। इसका मेंबर जवाहरलाल नेहरू को याद रखना है। इसका जब
हम लोग क्योंकि रेड क्लिफ की बात कर रहे हैं तो बैकग्राउंड तैयार करने से पहले आपको पूरा स्ट्रगल तो पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको मोटा मोटी समझ लेना है कि इस मेंबर में कौन थे, इसमें कौन थे, और फाइट चल रहा था। फाइट तो हिंदू और मुसलमान दोनों में चल रहे थे उस समय, ठीक है ना। लेकिन जो कराने वाले थे, जो करने वाले मेन जो लीडर थे, इधर से थे जवाहरलाल नेहरू और इधर से थे बुआ जीना। इधर से क्या थे? जीना। क्लियर, ये बात हो गई। अब ये फाइनली अब सोचना, एक एक्ट आया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट में बुआ पार्टीशन एक्सेप्ट कर लिया गया था। किसके द्वारा? बुआ यूके के द्वारा। यूके कौन है? यूनाइटेड किंगडम, बुआ यूके, जिसको हम लोग ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। इसमें लिखा गया था बुआ, इसमें फाइनली पाकिस्तान बनेगा, पाक, और इंडिया बनाई जाएगी। इस बारे में इसके अंदर में लिखा गया था। किसके अंदर? पाक और इंडिया बनाई जाएगी। किसके अंदर हुआ? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर में। अब देखना, यहाँ पे हम लोग का 3 जून प्लान ये समझना है पहला बात। तो आपको एक कंसेप्ट हो जाना चाहिए कि ये तो हो गया कि पार्टीशन तो होना ही है। बुआ दिमाग में रखना, पार्टीशन तो होना ही है, यहाँ से क्लियर हो चुका था 1947 में। अच्छा, ये किस पार्लियामेंट के द्वारा निकाला गया था? तो ये यूके का जो पार्लियामेंट होता है उसके द्वारा, इस पार्लियामेंट के द्वारा इस चीज़ को पब्लिश किया गया था कि इंडिया को अब 2 पार्ट बना दिए जाएंगे, एक होगा पाकिस्तान और एक हो गया इंडिया। तो ये मोटा मोटी प्रोविज़न रहा किस चीज़ का? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। उसके बाद क्योंकि सिर्फ बंटवारा कर देने से ये बंटवारा तो हो जाने वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जो पाकिस्तान में रहना चाहते थे, और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे हिंदू थे जो इंडिया में रहना चाहते थे। इसके बीच में आप ये सब चीज़ पढ़ चुके होंगे या फिर जानते होंगे कि मिलियंस और मिलियंस लोग क्या हुआ था, मारे गए थे। उसमें कितने लोग को मार दिया गया था, कितने लोग भूखे मरे थे, बहुत सारा। मतलब वहाँ पे आप जब उसका स्ट्रगल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग को वहाँ पे नहीं सीखे जाने हैं। हम लोग को ओवरऑल ये समझ लेना है कि टोटल स्ट्रगल हो चुका है, और स्ट्रगल के बाद में अब पार्टीशन की बात चल रहा है कि भाई इंडिया पाकिस्तान कौन कौन होगा, कौन कौन सा प्रोविंस और स्टेट मिलकर के पाकिस्तान बनेगा, कहाँ कौन पर इंडिया रह जाएगा। तो उसमें फर्स्ट एक्ट हम लोग समझे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आएगा 1947 में, ठीक है, जिसमें ये कर दिया गया था इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक पाकिस्तान और एक इंडिया में। 3 जून प्लान, और जिसको माउंटबेटन प्लान बोलते हैं, इस प्लान के अंतर्गत बुआ इसी चीज़ को बुआ प्रोविज़न वही समझा दिया गया। क्या समझाया गया? इसमें कहा गया था कि अब पार्टीशन जो होगा, पार्टीशन फाइनली होगा, एक्सेप्ट कर लिया गया था, एक्सेप्टेड बाय यूके या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसमें कहा गया था कि पाक और एंड इंडिया अपना 2 बुआ डोमिनेशन कह सकते हैं, डोमिनेशन 2 नेशन बनेगा, ऐसा 2 नेशन बनेगा, ठीक है। तीसरा नंबर बात जो था, ये कहे थे कि अपना ऑटोनॉमी दे दिया जाएगा, और बुआ सॉवरेनिटी दे दिया जाएगा। किसको? पाकिस्तान और इंडिया को। तीसरा नंबर, प्रोविंस को, जो भी वहाँ पे प्रोविंस हुआ करते थे, प्रोविंस है ना, प्रोविंसेस हुआ, उनको एक राइट दिया गया था। क्या दिया गया था?
राइट दिया गया था या तो पाकिस्तान में मिल जाए, बुआ ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन किस में, पाकिस्तान में, नहीं तो आप इंडिया में क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी नहीं मन है तो आप अलग एक नेशन बना सकते हैं। तो पहला चीज ये पार्टीशन के अंदर में हो गया। उसके बाद बुआ ये जो होगा फाइनली, ये आप कह सकते हैं कि ये लास्ट प्लान था फॉर इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जून जो प्लान था, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं, अच्छा ये पब्लिश कब किया गया था, याद रखना बुआ, ये पब्लिश किया गया, पब्लिश्ड किया गया बुआ कब, तो 3 जून 1947 में बुआ पब्लिश किया गया 3 जून 1947 में। और इसको जो एक्सेप्ट ये भी कर लिया, इधर से नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, इस सब को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में। माउंटबेटन, अच्छा इधर से कौन थे, इधर से हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब कांग्रेस के जो भी मेंबर थे, और इधर से मुस्लिम लीग के जगह थे, मुस्लिम लीग के मेंबर थे। 3 जून 1947 में ये जो एक्ट है 3 जून प्लान या फिर माउंटबेटन प्लान, इसमें माउंटबेटन मेडिएटर का काम कर रहे थे। माउंटबेटन मतलब इधर से बात करा रहे थे, उधर से बात कर रहे थे, कौन थे, माउंटबेटन। ये कहानी आपको समझ में आ गया। चलिए, तो 3 जून प्लान भी आपको समझ में आ गया। इसमें फाइनल अब हो चुका था कि इंडिया जो है और पाकिस्तान फाइनल अब बनेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, इंडिया और पाकिस्तान का क्या हो गया, डिवीज़न हो गया बुआ, ये डिवीज़न हो गया। तो यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट है डिवीज़न। तो यहाँ पे पाक बन गया, मतलब पाकिस्तान, उसके बाद यहाँ से भारत बन गया, भारत यानी इंडिया। यहाँ का जो पीएम बने बुआ, यहाँ पे लियाकत अली खान, अली खान। ठीक है बुआ, ये कहानी समझ में आ गया, इंडिपेंडेंस आ गया, 3 जून प्लान समझ में आ गया। फाइनली डिवाइड होना तय हो गया था कि अब इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो गया तो फर्स्ट पाकिस्तान नाम दिया गया, दूसरे को भारत, भारत और इंडिया। तो यहाँ के जो पाकिस्तान का जो पीएम बने लियाकत अली खान बने, और गवर्नर जनरल ओ मोहम्मद जीना बने। जीना, ठीक है। उसी तरह इधर भारत का जो पीएम बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और गवर्नर जनरल जो बने वो बने माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ये कहानी क्लियर हो गया। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री बने लियाकत अली खान बने, गवर्नर बने मोहम्मद जीना, और उसके बाद इंडिया का जो पीएम बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और गवर्नर जनरल जो बने वो माउंटबेटन बने। तो ये फाइनली हम लोग का इंडिया का डिवीजन हो चुका है, वह ये क्लियर हो चुका कि अब इंडिया इधर, आपको पता है इसको हम लोग बोलते हैं मेन पाकिस्तान या फिर वेस्ट पाकिस्तान। ये मैप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो मैप बनाया हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये पाकिस्तान है। और यहाँ पे आपको पता है इसको हम लोग ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। कब तक, 1947 तक ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। अब देखना, इसको मैं हटाता हूं।
अब ध्यान देना बुआ, ये हो गया पाकिस्तान और इधर में हो गया ईस्ट पाकिस्तान, इधर हो गया, इसको हम लोग मेन पाकिस्तान बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो था मुस्लिमों की संख्या सबसे ज़्यादा था। पहला चीज़, अपने इंडिया में भी बहुत सारे मुस्लिम थे, पाकिस्तान में, ठीक है। ये अपना प्यारा सा भारत, ये हो गया अपना प्यारा सा इंडिया, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे हो गया नेपाल, नेपाल, और यहाँ ये जो दिख रहा है ये हो गया अपना भूटान, ठीक है। इधर हो गया बर्मा जिसको हम लोग म्यांमार बोलते हैं, इधर में। अब इसके बगल में अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा अफगानिस्तान भी क्या करता है, टच करता है लद्दाख को, तो ये हो गया। और ये पूरे ये जो एरिया यहाँ से सब दिख रहा है, ये हो गया इधर में चाइना। आई होप आपकी कहानी आपको समझ आया होगा। अब देखिएगा यहाँ पे जब इंडिया, क्योंकि ये जब पार्टीशन हो रहा था उस समय तो ये बाउंड्री नहीं हुआ करता, जो ये बाउंड्री जो दिख रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो टारगेट रहा वो 5 नंबर पॉइंट है, लाइन के बारे में जाना है ना। अच्छा, तो इसमें अब पार्टीशन, इसका मतलब है सिर्फ एक बाउंड्री होना चाहिए था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, नहीं तो भाई बाउंड्री नहीं रहेगा। आपको पता है यहाँ पे पंजाब है ना, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया बुआ बाउंड्री बनाते समय, बाउंड्री बनाते समय वो किसको किसको लेकर के, तो पंजाब को और साथ में बंगाल को, ठीक है, पंजाब और बंगाल को। क्योंकि पंजाब में जो थे मुस्लिमों की जनसंख्या यहाँ पे मेजोरिटी में थे लेकिन बहुत कम से थे, अप्रोक्सीमेट 40 कह सकते हैं 52% के आसपास। और यहाँ भी इसी के आसपास 44 या 40 इसी के आसपास यहाँ पर मुस्लिमों की जनसंख्या थी। तो यहाँ पे कास्ट के अकॉर्डिंग बुआ पार्टीशन करना सही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि मेजर अभी प्रेजेंट में जो पाकिस्तान बना है, मेजर पंजाब का जो पार्ट है वो ऑलरेडी किसके पास चला गया है, पाकिस्तान के पास, और कुछ छोटा सा ही पोर्शन जो बचा हुआ है वो अभी इंडिया के पास में है। तो यहाँ पे मेजोरिटी में कहा नहीं कह सकते कि पंजाब में मुस्लिम थे, लेकिन साथ में एक सिख भी थे। क्या था, सिख। और सिख चाहते थे कि बुआ यहाँ पे अभी खालिस्तान मूवमेंट को बुआ इग्नोर करो, तो ये चाहते थे कि इंडिया के साथ रहे। किसके साथ, इंडिया के साथ रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिखों की जनसंख्या भी थी, यहाँ पे अभी भी है, तो सिख चाहते थे कि इंडिया के साथ रहें। अब देखिएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम को देख करके अब ये सब बंटवारा करना, एक लाइन ड्रॉ कर देना कि कौन तुम पाकिस्तान में, या किसका घर पाकिस्तान में पड़ जाएगा, किसका इंडिया में, तो इस बहुत बड़ा समस्या था कि इसको कैसे यहाँ पे ड्रॉ किया जाए, एक लाइन कैसे ड्रॉ किया जाए, है ना। तो यहाँ से अब एक कमीशन बैठाई गई, ठीक है ना, एक कमीशन बैठाया गया जिस कमीशन का नाम था बुआ बाउंड्री कमीशन, ठीक है। ऐसा कहते हैं पार्टीशन ऑफ डिवाइनेस्टी बाउंड्री कमीशन, ठीक है। बाउंड्री कमीशन का जो एक मेंबर को बुलाया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं सर सिरिल रेडक्लिफ। किनको, सर सिरिल रेडक्लिफ को, इनको क्या बनाया गया था, चेयरमैन बनाया गया था। किसका बुआ, बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। वो बाउंड्री बांटना था इंडिया और पाकिस्तान। यहाँ पे भी ये भी जो दिख रहा है ये भी पाकिस्तान का पार्ट था। यहाँ पे जो ह्यूज मेंबर थे या फिर मेजोरिटी थे बंगाल में, वो मुस्लिम थे, तो मुस्लिम के लिए पाकिस्तान, क्योंकि जो भी मुस्लिम थे, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जब पार्टीशन हो गया और पाक, तो पाक किसके लिए बना, तो ये मुस्लिम कंट्री है, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू मुस्लिम बना कि जहाँ पे मेजोरिटी, यहाँ पे हैदराबाद भी हुआ मेजोरिटी में क्या है, मुस्लिम है, तो भी क्या चाहते थे कि पाकिस्तान बना लो या फिर अलग सा एक नेशन बना लो। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मुस्लिम ये डिवाइड हुआ था, लेकिन इंडिया ये सेकुलर बना,
ठीक है ना। सेकुलर का बुआ मतलब कभी कभी पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, लेकिन एक्चुअल जो बना था ये, इसका जो मतलब था ये पंथ निरपेक्ष था। देख लीजिएगा, है ना, पंथ निरपेक्ष था, धर्म निरपेक्ष इसका मतलब नहीं था। बहुत सारे लोग फिलोसफर अलग अलग हैं, अलग अलग तरीक़ा से सेकुलर को समझाते हैं, है ना। तो ये धीरे धीरे इसका मीनिंग चेंज होगा, लेकिन सेकुलर के ओवरऑल कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कास्ट के या फिर कोई रिलीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम ही, यहाँ पे जो भी चीज़ किया जाएगा मुस्लिम को। आपको पता है कि यहाँ के जो प्रोफेसर, यहाँ का जो लैंग्वेज है ये हिंदी है और साथ में इंग्लिश भी है, और उसका लोकल लैंग्वेज जो बोले जाते हैं बोले यहाँ पे उर्दू है, ठीक है, उर्दू है ना। तो यहाँ पे उर्दू है। अब देखिएगा, तो ये कहानी आपको समझ में आ गया। तो ये किसके अकॉर्डिंग टू बुआ डिवाइड हुआ था, किसके कास्ट रिलीजियस के अकॉर्डिंग ये डिवाइड किया गया था। जहाँ पे सबसे मैक्सिमम मुस्लिम है तो वहाँ पे ये पाकिस्तान बन गया, जहाँ मिनिमम है वहाँ पे। तो यहाँ पे पंजाब और वेस्ट बंगाल के, यहाँ पे देखेंगे ये अपना अभी जो है वेस्ट बंगाल बन चुका है, ये बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था। तो ये पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ डिवाइड करते समय। तो पहला चीज़ कमीशन बैठा, तो चलिए वो अपने पॉइंट पे फिर से आते हैं। जब कमीशन बैठा तो वहाँ पे एक सर सिरिल रैडक्लिफ को बुलाया गया था, जो कि क्या थे बुआ, ये लोअर थे, लोयर थे, LA, हाँ लोयर थे। ये कहाँ से थे बुआ, तो ये ब्रिटेन से थे। पहला चीज़ ये जो थे कहाँ के थे, ब्रिटेन से थे। ये कभी भी बुआ ये अपने इंडिया नहीं आए थे, ये फर्स्ट टाइम जो है इंडिया आए क्या करने के लिए, तो बुआ बाउंड्री बनाने के लिए। मतलब यहाँ का जो रेड क्लिफ है, इनको यहाँ का जियोग्राफिकल जो भी लाइनिंग थी, जो जियोग्राफी के बारे में यहाँ का कोई यहाँ पे उनको पता नहीं था, यहाँ की भूगोल के बारे में कोई इनको पता नहीं था। यहाँ पे किस तरह के समझ सकते हैं कि कितने कास्ट कहाँ पे रहते हैं, या फिर कहाँ पे मैक्सिमम हिंदू या मुस्लिम है, ये सब इनको पता नहीं था। और टाइम भी इनको कम दिया गया था इस, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ ये क्लियर हो चुका था। और ये भी क्लियर हो चुका था कि 15 अगस्त, ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 को इनको कितना, रात को 12 बजे क्या कर दिया जाएगा, इनको अपना ऑटोनॉमी दे दिया जाएगा, ऑटोनॉमी में इंडिपेंडेंस कर दिया जाएगा इंडिया को। तो इनके पास टाइम भी कब था, ये जो आए थे अपना एक बुआ देखना, ये आए थे हालांकि बुआ 8 जुलाई 1947 को। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम, जुलाई 1947 को कौन बुआ, रेड क्लिफ साहब आए थे। अच्छा, तो इनके पास टाइम भी क्या था, बहुत कम था, और इसको डिवाइड करना था। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए थे, इनके पास में पता नहीं था कि कहाँ पे कौन सा मेजोरिटी, कौन सा हिंदू कहाँ पे है, मुस्लिम कहाँ पे सबसे मैक्सिमम है या फिर मिनिमम कहाँ है। और इनके बाद में पता भी नहीं था कि इसका एक्चुअल लोकेशन किस तरह से होकर के पास करेगा, कहाँ ना, किस तरह के जियोग्राफी कहाँ कहाँ है, किस तरह के यहाँ पे मैप है, इनको पता नहीं था। तो इन्होंने पहले बार मना कर दिया कि ये बहुत प्रॉब्लम है, कमीशन चेयरमैन बनने से मना किया। लेकिन लोग यहाँ के जो भी मुस्लिम लीग या फिर कह सकते हैं माउंटबेटन, इनको क्या किया, मनाए, और फिर फाइनली इनको डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पे रेड क्लिफ साहब अब मैप बनाना शुरू किया। पहला चीज़, ये मैप बनाने के लिए लोकेशन, एक कमेटी बना, उसमें बहुत सारे मेंबर हुए। तो इस एरिया में ये देखिएगा, यहाँ से ये एरिया जो दिखता है ऐसा, जो भारत का मैप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है यहाँ पे ड्रॉ किया, जिसमें पंजाब का बहुत सारा ऐसा घर जो था, ठीक है, बहुत सारा ऐसा घर था जिसका जो मेन घर होता है, जिसका हाउस है, वो इंडिया में पड़ जाता था, बल्कि पूरा खेत जो होता है वो पाकिस्तान में पड़ जाता था। और क्योंकि यहाँ पे इनके बारे में पता नहीं था कि उनका किस तरह का, मान लीजिए कि इतना कम टाइम में डिवाइड करना, एक लाइन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं था। तो इन्होंने फाइनली डिवाइड कर दिया, और बहुत प्रॉब्लम हुई। यहाँ के लोग जो इस बॉर्डर पे, राजस्थान तो कम क्योंकि उधर डिजर्ट एरिया है, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ
कि वहाँ से माइग्रेट कर, जो पाकिस्तान से बहुत सारे माइग्रेट करके यहाँ पे आ गए, और यहाँ से हिंदू मुस्लिम जो थे, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो था सिख लोग क्या किए थे यहाँ पे। अच्छा, ये जो मुस्लिम लीग, नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम साथ सिख कमेटी भी इसमें शामिल थे पार्टीशन को लेकर के। तो यहाँ से समझ लीजिएगा आप, यहाँ से क्या किए, जो मुस्लिम थे पंजाब से पाकिस्तान चले गए, और यहाँ से जो भी हिंदू और सिख थे वो पंजाब चले गए। जो पंजाब छोड़ करके आ रहे हैं, अपना घर छोड़ करके यहाँ पे खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं हुआ करता था। तो किसी तरह ऐसे बहुत सारे लोग तो ऐसे मर गए जैसे भूख से मर गए, कोई तो पैदल ही चल गए, बहुत लोग माने जो भी व्यवस्था हुआ था उससे चलते थे, लेकिन अब खाना तो लेकर के चलते नहीं थे क्योंकि मारकाट चल रहा था दोनों कंट्री में। तो चलिए, तो ये फाइनली इस लाइन को ड्रॉ कर दिया गया किसके द्वारा? रेड क्लिफ के द्वारा, रेड क्लिफ के द्वारा। और इस लाइन का, इसी लाइन को नाम दिया गया बुआ। कब आए, बाउंड्री का चेयरमैन बनाया गया और कौन बनाया, ये समझ में आपको आ गया। अच्छा, ये भी साथ समझ लीजिए कि रेड क्लिफ को जो बुलाया गया था तो उनको 40,000 रुपया देने के लिए मतलब आए थे, तो उनको पैसा देने की जो बात चली थी वो इंडियन 40,000 रुपया इनको देने की बात चली थी। जैसे काम करने आ रहे हैं तो क्या बोलते हैं, तनख्वाह या फिर उस काम के वजह जो पैसा दिया जाता है, और 40,000 रुपया उनको देने के लिए हुआ। अब समझिएगा, जब यहाँ पे बंटवारा हो गया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसका घर कुछ पाकिस्तान और कुछ इंडिया में पड़ गया, तो वैसे लोग नाराज थे। तो इनको कहीं ना कहीं से पता चल गया था रेड क्लिफ साहब को कि भाई यहाँ के लोकल अगर एथी हो जाए तो यहाँ पे लोकल जो लोग होंगे यहाँ पे इनका मर्डर कर देंगे, ये असैसिनेट कर देंगे, ठीक है ना, असैसिनेट कर देंगे, है ना, तो असैसिनेट कर देंगे। तो इनको इस बात का डर था, तो इसलिए बुआ 15 अगस्त है ना 1947 को रात को ही ये क्या कर दिए, यहाँ से इंडिया छोड़ करके पाकिस्तान ब्रिटेन चले गए। रात को भाग करके गए, मतलब बता कर नहीं, भाग के चले गए, क्योंकि इनको डर था कि कोई मार देगा। तो समझिए, लाइन ड्रॉ किए थे तो कुछ घर तो जो जिनका घर दोनों इंडिया पाकिस्तान में पड़ जाए तो उनको तो पता ही नहीं चलता मैं क्या करूँ, है ना। तो इनके लिए वो रात को ही क्या करते हैं, भाग गए। अब ये जो भागे तो ये इतना जो पैसा 40,000 रुपया वो लेकर के नहीं गए, छोड़ के ही भाग गए थे, तो वो छोड़ दिए थे, पैसा उनको नहीं मिला था। अब देखना है, ये जो बना यहाँ से ऐसे बांट दिया गया, ये जो हो गया, इस लाइन का नाम दिया गया रेड क्लिफ। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल आज का है उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ये भी जो इसका भी नाम हुआ करता था रेड क्लिफ। ये भी जो बॉर्डर है इसका भी नाम हुआ करता था रेड क्लिफ, ठीक है। तो यहाँ से पहले हटा देते हैं। तो हम लोग 5 नंबर बात कर रहे हैं, ये रेड क्लिफ के बारे में हम लोग पूरा कहानी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो यहाँ से जो पाकिस्तान से जो बॉर्डर शेयर करता है, वो पाकिस्तान से जो बॉर्डर शेयर करता है, इस लाइन को नाम क्या दे दिया गया, रेड क्लिफ नाम दे दिया गया, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। अब हम लोग 5 नंबर पॉइंट पे बात कर रहे हैं, मतलब लाइन के बारे में, रेड क्लिफ लाइन। तो यहाँ पे ये पाकिस्तान का वेस्ट पाकिस्तान इसको कहा जाता था उस समय, और यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है, यहाँ से पाकिस्तान यहाँ से चला जाता है इंडिया के साथ त्रिपुरा के आसपास, मिजोरम के आसपास चला जाता है, और यहाँ से बर्मा के साथ में इसका जो वेस्ट बंगाल का होता है कुछ लैंड शेयर करता है, ज़मीन शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ भी ये जो बॉर्डर था पहले, ये इसको भी हम लोग रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते थे। रेड क्लिफ का टोटल लेंथ जो था बुआ एक दिमाग में बात रखने हैं कि ये जो लेंथ है, यहाँ से ये सब जो लेंथ दिख रहा है, यहाँ से ये सब जो लेंथ दिख रहा है, और यहाँ से ये जो दिख रहा है, इसको मिला करके जो है 3,323 किलोमीटर का लेंथ था। आज आपको पता है कि बांग्लादेश के साथ में ये जो बॉर्डर का नाम IB कहा जाता है, IB मतलब इंटरनेशनल
बॉर्डर, आई से इंटरनेशनल, इंटरनेशनल और बी से बॉर्डर। ठीक है, तो आज इसका नाम चेंज हो चुका है। रेड क्लिफ का जब नाम था ये टोटल लेंथ और इसको लेकर के। अच्छा, आपको पता होगा कि यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ हो चुका है ऐसा करके कुछ जम्मू कश्मीर का पार्ट, जिसको हम लोग LAC के नाम से जानते हैं, LOC के नाम से जानते हैं। LOC कि इसको बोलते हैं लाइन उसे ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। एक LAC होता है यहाँ पे जो चाइना के साथ में, LAC, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो एक कहानी है, आपको समझ में आया होगा। अब जो है रेड क्लिफ का जो लाइन यहाँ से और यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान के साथ में लगता था, अब वो चेंज हो चुका है, इंटरनेशनल बॉर्डर बन चुका है। और यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे डिस्प्यूट चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एरिया को लेकर के डिस्प्यूट करते हैं। तो डिस्प्यूट जो चलते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि क्या डिस्प्यूट है रेड क्लिफ लाइन को लेकर के और एक्चुअल LOC को लेकर के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेड क्लिफ और LAC में कंसेप्ट समझेंगे क्या होता है, और साथ में LAC को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। जब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।